Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 2 New Kings and Kingdoms from class 7th history NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 2 पेज नंबर 20 दैट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो वॉरफेयर यानी कि युद्ध और वेल्थ मतलब धन, तो वॉरफेयर के लिए जो धन एकत्र करते थे वो। सो यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought to control over Kannauj. Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often describe it as a three-party struggle. तो आपने देखा होगा कि इनमें से हर एक रूलिंग डायनेस्टीज़ एक स्पेसिफिक जगह में लोकेटेड थी, तो उसी समय पर उन्होंने दूसरी जगह को कंट्रोल करने की कोशिश की. तो ये जो विशेष बेशकीमती इलाका जो था वो गंगा घाटी में कन्नौज शहर था. तो सदियों से कन्नौज पर कंट्रोल के लिए गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाला राजवंश ने संबोधित शासक, ये जितने भी संबंधित शासक थे ये लड़ रहे थे, क्योंकि इससे लंबे समय तक मतलब ये जो लड़ाई थी ये लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था इन तीनों पार्टीज़ के बीच में. इसीलिए इतिहासकार अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि थ्री पार्टी स्ट्रगल कहते हैं. As we will see, page number 62 and 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. तो जैसा कि हम देखेंगे पेज नंबर 62 और 66 में ऐसे राजाओं के बारे में जिन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करके अपनी जो शक्ति है, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रदर्शन करने का प्रयास किया है. इसलिए जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर हमला किया तो उन्होंने अक्सर मंदिरों को निशाना बनाया जो कभी कभी बहुत ज़्यादा समृद्ध थे. तो हम इसके बारे में चैप्टर 5 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे. Now one of the best known of such rulers is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of Somnath, गुजरात. तो ऐसे राजाओं में से एक सबसे अच्छे जाने माने अफ़गानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद थे. उन्होंने 997 से 1030 तक अरब पर शासन किया और सेंट्रल एशिया, ईरान और सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना कंट्रोल जो था वो उसको बढ़ाया था. उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में लगभग हर साल रेड किया था यानी छापा मारा था और उनका जो लक्ष्य था वो था सोमनाथ जो कि गुजरात में था. काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर था. तो ये गुजरात सहित कई अमीर ऐसे सोमनाथ जैसे मंदिर थे. तो महमूद द्वारा चलाए गए धन का ज़्यादातर इस्तेमाल गजनी में एक शानदार राजधानी बनाने के लिए किया गया था. Now much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. He was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Birani to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitab al-Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो उन्होंने ये जितने भी मंदिरों को लूटा उसके बाद जो भी उन्होंने धन इकट्ठा किया तो उन्होंने अपनी एक जो कैपिटल बनाई जिसका नाम था गजनी. फिर सुल्तान महमूद के लिए किसी को सही ठहराने के लिए भी उन लोगों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी थी जो उन्होंने जीते थे. और अल बिरूनी नामक एक विद्वान को उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक किताब लिखने को कहा था. तो ये जो किताब थी ये अरबी किताब थी, अरबी में लिखी गई थी जिसका नाम था किताब उल हिंद के नाम से इसको जाना जाता था.
तो इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। उन्होंने इस खाते को तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से सलाह ली थी। नाउ अदर किंग्स हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूड द Chahamanas, later known are the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western Uttar Pradesh. The best known Chahamana ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. तो दूसरे राजा जो युद्ध में शामिल थे, जैसे चहामना, जो कि बाद में चौहान के नाम से जाने जाने लगे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आगे पीछे के इलाकों पर शासन किया था, उन्होंने पश्चिम और पूर्व में नियंत्रण करके विस्तार करने का प्रयास किया, जहां वे गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों द्वारा विरोध किया गया था। सबसे प्रसिद्ध चहमान राजा जो थे वो थे पृथ्वीराज III। उन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नाम इनके साथ एक अफ़गान, जो कि मोहम्मद गौरी जो थे वो एक अफ़गान शासक थे, तो उनको हराया था। लेकिन अगले ही साल 1192 में वो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। Now a closer look, the Cholas. From Uriyur to Tanjavur. Now how did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttrayar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava king of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of Cholas from Uriyur, captured the delta from the Muttiyar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple of goddess Nishu Bhazudini there. The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. Rajaraja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Rajaraja's son Rajendra I continued his policy and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. तो अब हम बात कर रहे हैं उरियूर से तंजावुर की। तो चोल सत्ता में कैसे आए? तो मुत्तैयार के नाम से जाना जाने वाला एक परिवार, जो कि कावेरी डेल्टा से उनको पूरी की पूरी जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो उनको मिली थी। तो वे कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के अधीन थे। तो विजयालय जो उरियूर के चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंधित थे, उनसे रिलेटेड थे। उन्होंने मुत्तैयार से इस कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण किया और वहाँ देवी निशुभाशुदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया। तो विजयालय के उत्तराधिकारी पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते रहे और राज्य एक शक्ति के रूप में बढ़ता गया। पांड्यन और पल्लव प्रदेशों को दक्षिण और उत्तर में प्रवेश करने के लिए इस राज्य में प्रवेश किया और सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजराजा I 985 में राजा बने और ज़्यादातर साम्राज्य पर नियंत्रण किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी वापस से बनवाया। राजा के बेटे जो राजेंद्र I थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को वापस से पुनर्गठित किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया और गंगा घाटी पर भी उन्होंने काफ़ी सारे छापे मारे। श्रीलंका ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपनी नौसेना को और ज़्यादा विकसित किया। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विथ स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। बाय बाय।